कन्नड़ क्लासेस में। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न बेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 9 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, तो इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने बाकी के चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उसमें इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशंस वीडियो प्रोवाइड हैं। सो आप वहाँ से जाके किसी भी चैप्टर को वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या है। लर्निंग कॉम्पिटिशन्स में हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आप किस चीज़ के अवेल हो जाओगे, मतलब कि आप क्या क्या जो है यहाँ से लर्न कर सकते हो। ठीक है, जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर लोगे तो आप ग्रोथ इन ह्यूमंस की जो स्टेज हैं, ठीक है, वेरियस स्टेज के बारे में जान जाओगे कि हमारा जो ग्रोथ है वो किस किस हिसाब से होता है और ड्यूरिंग द पुबर्टी हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ बॉयज़ में क्या चेंज आते हैं, गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं। और आइडेंटिफाई द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, तो आप बाय द एंड ऑफ दिस लेसन ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, और हमारी बॉडी में हार्मोन्स का क्या रोल होता है तो ये भी आप इस चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो, ग्रोथ इज नेचुरल फिनोमिनन इन ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें ग्रोथ एक नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल घटना है कि सब जो लिविंग्स है वो ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो। फ्रॉम द डे ए बेबी इज बॉर्न एंड इट बिगिंस टू ग्रो, मतलब जब से कोई बेबी बॉर्न होता है तब से वो धीरे धीरे जो है ग्रो करता है और उसकी काफ़ी स्टेजेस होती है। जैसे पहली जो स्टेज होती है वो इन्फेंसी होती है, मतलब बेबी का बर्थ होता है तब से लेके और 2 इयर्स तक का जो एज होता है उसको इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद आफ्टर द 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स से लेके जो 10 इयर्स तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। और 10 ईयर्स से लेके आगे 18 ईयर्स तक का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं एडोलसेंस। और 18 से लेके और अबव, यानी कि 18 से लेके आगे तक का जो टाइम होता है वो आपका एडल्टहुड होता है। तो इस चैप्टर का नेम ही एडोलसेंस है। ठीक है, यानी कि हम इसमें 10 से लेके 18 ईयर्स का जो एज होता है इसमें हमारी ग्रोथ में, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेज होता है तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम एक एडोलसेंट कंडीशन में अपनी बॉडी से मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखते हैं, और एडोलसेंट से मतलब पुबर्टी एज से लेके और एडल्ट तक, मतलब टीनेज से लेके एडल्ट तक हम किस प्रकार से ग्रो होते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू बी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब एडोलसेंस के टाइम हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। अराउंड दिस टाइम, मतलब इस टाइम चिल्ड्रन आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, हम इस टाइम जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये 12 से लेके स्टार्ट होता है, मतलब 12 के बाद 13-14 एज जो होती है आपकी टीनेज एज होती है। सो सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन, मतलब 13-18, ठीक है, 13 से लेके 19, ठीक है, सब में टीन है, सो दिस एज को हम बोलते हैं टीन एज। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज विजिबल फिजिकल डिफरेंशिएट इन बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब इस पीरियड में, इस टाइम में बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ फिजिकल डिफरेंस हमें दिखाई देता है। पुबर्टी इज़ द टाइम व्हेन ए चाइल्ड बॉडी स्टार्ट टर्निंग इनटू एन एडल्ट बॉडी, मतलब पुबर्टी वह टाइम होता है जब एक बच्चे की बॉडी जो होती है एक एडल्ट में चेंजेस होती है। ठीक है, और अटेंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, और वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है। When an adolescent reaches reproductive maturity and puberty ends, मतलब जब, ठीक है, कोई भी बच्चा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड कर लेता है, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन के लायक जो है रिप्रोडक्शन के लायक बन जाता है, तो जो हमारी पुबर्टी एज है वो एंड हो जाती है। अब हम देखते हैं चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी, मतलब पुबर्टी के टाइम, यानी कि इस एडोलसेंस के टाइम हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसको बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, द पर्सन ग्रो वेरी रैपिडली, मतलब जो पर्सन होता है जिसकी बॉडी में चेंज हो रहा है, मतलब जो एडोलसेंस कंडीशन में है, तो उसकी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो रैपिडली होती है। एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है उसकी बॉडी में होते हैं। ऑल दीज आर
अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो हार्मोन्स के कारण होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में, ठीक है, इस टाइम पे मतलब एडोलसेंस के टाइम पे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस को अलाउ करते हैं, ठीक है। सम चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग पुबर्टी आर डिस्कस बिलो। तो पुबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं हाइट, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट मतलब पुबर्टी के टाइम जो होते हैं बच्चों की हाइट एकदम से इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हाइट तो देखो शुरू से इंक्रीज होती है, बट पुबर्टी के टाइम जो है वो एक के मैक्सिमम हाइट को अटेंड करते हैं, मतलब जो भी इनकी हाइट होती है उसको अटेंड कर लेते हैं। सो द चेंज इन हाइट ऑफ ए पर्सन इज द मोस्ट नोटिसेबल चेंज, ठीक है। नोटिसेबल का मतलब है जो सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाने वाला चेंज होता है वो है हाइट, ठीक है। हाइट को हर कोई नोटिस कर सकता है, हर कोई हाइट को नोटिस कर सकता है कि भाई ये बच्चे है, इस बच्चे की हाइट एकदम बढ़ चुकी है। सो दिस इज नोटेबल चेंज, ठीक है, नोटिसेबल चेंज। देयर इज ए सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। मतलब एकदम जो है हाइट इंक्रीज होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि लॉन्ग बोन्स का एलोंगेशन होता है, मतलब जो लॉन्ग बोन्स होती है वो हमारी एकदम से लंबी होती है, ठीक है। लेग्स और आर्म्स मतलब हाथ की, ठीक है। लेग्स की जो बोन्स होती है वो एकदम से लंबी होती है, और लंबी होगी तो हमारी हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये जो होता है पुबर्टी के टाइम होता है, मतलब एडोलसेंस के टाइम होता है। फैक्ट वैल्यू में देखते हैं, सुल्तान क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट मैन। सुल्तान जो क्वेश्चन है टॉलेस्ट मैन है हमारी अर्थ पर, ठीक है। जो इनकी हाइट जो है 8 फीट है और 3 इंच है। ही वाज बोर्न ऑन 10 दिसंबर 1982 इन मैरिडिन टर्की, मतलब इनका जन्म जो है 10 दिसंबर को हुआ था टर्की में, ठीक है। ये सबसे टॉलेस्ट पर्सन है ऑन द अर्थ। तो देखते हैं हाइट जो है इस टाइम पे बच्चे की बढ़ती है, और क्यों बढ़ती है वो उसका रीज़न है लॉन्ग बोन्स का एलोंगेशन होता है, मतलब लंबी जो बोन्स होती है पैर और हाथ की वो लंबी होती है, और वो लंबी होती है सो हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन, ठीक है, विथ एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो है एवरेज मतलब क्या परसेंटेज रहता है हाइट का। तो पहली बात तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स में से जो गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स की हाइट बढ़ती है, मतलब गर्ल्स में चेंजेस सबसे पहले आते हैं, ठीक है। जैसे 8 ईयर्स है तो 8 ईयर्स में बॉयज़ की हाइट जो है 72% अटेन हो जाती है, मतलब 72% का मतलब है कि जितनी उसकी हाइट बढ़नी है उसका 70% पार्ट 8 साल की एज में हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स में 8 ईयर की एज में 77% पार्ट कंप्लीट कर लेती है गर्ल्स, ठीक है। ऐसे ही 9 ईयर में 75 अटेंड करता है, ये 81 अटेंड करती है। तो यानी कि जो बॉयज़ होते हैं वो 13 ईयर की एज में, ठीक है, 88% जो है अपनी हाइट को अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। और जबकि गर्ल्स जो होती है 13 की एज में 92% अपनी हाइट को अटेंड कर लेती है, ठीक है। अब देखो 92% का मतलब है मोस्टली गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 13 या 14 की एज में वो पूरी कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी हाइट होती है वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। देखो 14 और 15, ठीक है, 14 और 15 की एज में जो है गर्ल्स का 99% हो गया। तो कहने का मतलब है कि 14-15 की एज में जो है गर्ल्स अपनी हाइट को अटेंड कर लेती है, जबकि 14-15 की एज में जो बॉयज़ है उनकी हाइट सिर्फ 95 ही होती है, ठीक है। तो यानी बॉयज़ जो होता है अपनी हाइट को अटेंड करता है 18 की ईयर्स में, जबकि गर्ल्स जो होती है अपनी हाइट को अटेंड कर लेती है 16 की ईयर्स में। तो कहने का मतलब गर्ल्स का जो हाइट का अटेंड का सिस्टम है, ठीक है, वो जल्दी होता है, गर्ल्स में ग्रोथ जल्दी होती है, चाहे हाइट को लेके हो चाहे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को लेके हो, ठीक है। गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पहले होती है। तो देखो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, मतलब टेबल से क्लियर हो चुका है कि गर्ल्स ग्रो फास्टर, गर्ल्स जो है ज़्यादा फास्टर ग्रो होती है बॉयज़ के कंपेरिजन में, ठीक है। बहुत बट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर रीच देयर मैक्सिमम हाइट अबाउट 18, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही 18 की ईयर्स तक अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर लेते हैं, मतलब उनकी हाइट जितनी बढ़नी होती है वो हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब ग्रोथ जो होती है रेट की, ठीक है, मतलब किसकी हाइट कितनी बढ़नी है, ठीक है, ये सब जितने भी अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा है जिसकी 14 में हाइट, ठीक है, 14 की एज में हाइट मान लीजिए 80% हो गई है, मतलब 98% हो गई है, तो दूसरे बच्चे की भी 14 की एज में 90% होगी, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये वेरी करती है, किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में लेट होती है। 2 फैक्टर्स आर डिटरमाइंड, और इसके लिए 2 फैक्टर्स डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जीन और एक होता है काइंड ऑफ फूड दैट
ईटिंग ऑन दिस टाइम, मतलब हमारी हाइट डिपेंड होती है एक तो जीन पे। जीन क्या होते हैं, जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट के कैरेक्टर हमें ट्रांसफ़र होते हैं। सो पेरेंट्स के कैरेक्टर कैसे हैं तो उस पर भी हमारी हाइट डिपेंड होती है। और एक होती है फूड पे, ठीक है, यानी कि आप पे एडोलसेंस के टाइम पे किस टाइप का फूड ईट कर रहे हो, ठीक है। अगर अच्छा फूड ईट कर रहे हो तो आपकी हाइट ऑब्वियसली अच्छी होगी, क्योंकि इस टाइम पे फूड की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, ठीक है। दस इम्पॉर्टेंट टू ईट न्यूट्रिशनल फूड, मतलब इस टाइम पे न्यूट्रिशनल फूड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अब देखो एक्टिविटी 1 में हम क्या कर रहे हैं, मेक ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फाइंड आउट ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पर बच्चों के ग्रुप बनाने हैं और आपको मैक्सिमम हाइट देखनी है कि भाई हाँ कितने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइट का चेंजेज। और नेक्स्ट जो हमारी बॉडी में चेंजेज होता है पुबर्टी के टाइम, वो होता है चेंज इन द बॉडी शेप, मतलब हमारे बॉडी शेप में चेंज होता है, ठीक है। द अदर चेंजेस दैट ऑक्यूज ड्यूरिंग द पुबर्टी चेंज इन द बॉडी शेप, द ग्रोथ ऑफ मसल्स इन बॉयज इज मोर प्रोमिनेंट देन इन गर्ल्स, ठीक है, मतलब जो बॉयज़ में जो मसल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। मतलब प्रोमिनेंट का मतलब है कि गर्ल्स में मसल्स जो होती है वो ईजिली हम उसको देख सकते हैं, ईजिली दिख जाती है, ठीक है। द शोल्डर्स ऑफ बॉयज़, ठीक है, बिकम ब्रॉड, ठीक है, बॉयज़ के जो शोल्डर होते हैं ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं। एंड चेस्ट जो होता है वाइड हो जाता है बॉयज़ में, ठीक है, बॉयज़ में चेस्ट जो होता है वाइड हो जाता है। और इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, मतलब वेस्ट पार्ट से जो नीचे का रीजन होता है वो वाइडर हो जाता है। एंड हिप्स ब्रॉडन, और उनके हिप्स जो होते हैं, मतलब पीछे का जो पार्ट होता है हिप्स से वो ब्रॉडन हो जाता है, मतलब वो भी वाइड हो जाता है। एंड ब्रेस्ट डेवलप्स, और उनके जो ब्रेस्ट हैं, ठीक है, वो भी डेवलप होने लग जाते हैं। एंड इंक्रीज इन साइज, मतलब ब्रेस्ट की जो साइज़ होती है, ठीक है, वो भी इस एज में जाके इंक्रीज होने लगती है। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स में जो है बॉडी में चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये था बॉडी में चेंजेज, यानी कि चेंज इन द बॉडी शेप। और थर्ड है चेंज इन वॉइस, मतलब वॉइस में भी चेंजेज होता है, यस। तो देखो ए कंसिडरेबल चेंज इन वॉइस ऑक्यूज ड्यूरिंग पुबर्टी, मतलब वॉइस में जो कंसिडरेबल चेंज होता है, कंसिडरेबल का मतलब जिसको हम कंसिडर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब एडोलसेंस से पहले बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का जो वॉइस होता है वो सेम सा होता है, ठीक है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते हैं। बट आफ्टर द एज ऑफ या इन द एज ऑफ पुबर्टी, मतलब पुबर्टी का टाइम जो होता है उनकी वॉइस में चेंजेस होता है, बिकॉज वॉइस बॉक्स और जिसे हम बोलते हैं लैरिंक्स, ठीक है, बीइंग बी ग्रोथ इन बोथ सेक्सेस, मतलब दोनों सेक्सेज में चाहे मेल और फीमेल हो, ठीक है, दोनों में जो वॉइस बॉक्स होता है वो ग्रोथ करता है। एंड दिस ग्रोथ इज मोर प्रोमिनेंट, और ये जो ग्रोथ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, मतलब ये ग्रोथ इतनी हो जाती है कि जिसको हम देख सकते हैं, मतलब आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इन द बॉयज़, मतलब बॉयज़ में हमें ये ग्रोथ ईजिली दिख जाती है। कॉजिंग द मेल वॉइस क्रैक, और इससे क्या होती है, मेल की जो वॉइस होती है वो क्रैक होने लगती है, ठीक है, फीमेल की वॉइस क्रैक नहीं होती, सिर्फ मेल की होती है। एंड डीपन, मतलब भारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वॉइस का वॉइस बॉक्स है जो कि प्रोमिनेंट हो रहा है, मतलब हमें आसानी से दिखाई दे रहा है, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट हमें जो है हमारे नेक में दिखाई देता है, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, मतलब एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, एडम्स एप्पल। द ग्रोइंग बॉक्स वॉइस कैन बी सीन प्रोट्रूडिंग, ठीक है, प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है स्टिक आउट, मतलब एक तरह से बाहर निकला हुआ दिखाई देना, ठीक है। तो ये प्रोट्रूडिंग है, मतलब बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है बॉयज में, ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड एडम्स एप्पल, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। एंड द बॉयज बॉक्स इज हार्डली विजिबल इन गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स में भी जो बॉयज बॉक्स है, ठीक है, वो बहुत कम विजिबल होता है, ठीक है, बॉयज़ में ज़्यादा विजिबल होता है। एज इट इज़ स्मॉल इन साइज, ठीक है। और गर्ल्स में जो हार्डली विजिबल होता है, मतलब गर्ल्स में बहुत कम विजिबल होता है, और उसका रीज़न होता है क्योंकि गर्ल्स में जो वॉइस बॉक्स होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और बॉयज़ में जो है वॉइस बॉक्स थोड़ा लार्जर होता है। द वॉइस इन गर्ल्स बिकम हाई पिच्ड और श्रील, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है और श्रील होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक होती है गर्ल्स की वॉइस, ठीक है। बट बॉयज़ की जो वॉइस होती है, ठीक है, वो क्रैकिंग साउंड होता है और डीपन होती है, मतलब भारी होती है, ठीक है। अब आपके यहाँ पर बात की जाए कि भाई पिच किसकी ज़्यादा होती है, तो पिच जो होती है गर्ल्स की ज़्यादा होती है, और बॉयज़ की जो है साउंड मतलब पिच जो होती है वो
कम होती है। नेक्स्ट चेंजेस होता है वो है इंक्रीजिंग इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स जो होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, इनकी जो ये भी एक्टिव हो जाती है और हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है और ऑयल जो है हमारी बॉडी एक तरह से प्रोड्यूस करती है, जिससे एक्ने वगैरह हमारे फेस पर होते हैं। ठीक है, तो देखो यू मे हैव ऑब्जर्व पिंपल्स। ठीक है, इस टाइम पे जो है हमारी बॉडी में मतलब हमारे फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, एक्ने होते हैं। ठीक है, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि पिंपल्स का रीज़न होता है स्वेट ग्लैंड का एक्टिव होना। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में स्वेट और ऑयल ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव हो जाती है इस एज में, 18 से लेके 11 से लेके 18 ईयर्स में। सो हमारी चेहरे पर पिंपल्स वगैरह दिखाई देते हैं। द स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड बिकम वेरी एक्टिव, मतलब इस टाइम पे स्वेट और जो ऑयल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, स्पेशली ऑन द फेस, मतलब फेस पर ज़्यादा ये दिखाई देता है। दिस लीड टू बी अपीयरेंस ऑफ द पिंपल्स, इससे हमारे पिंपल्स और एक्ने वगैरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से चेंजेज है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगला है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस एज में सेक्स मैच्योरिटी आती है, मतलब हम सेक्स करने के जो है कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, इसके कारण ही हम सेक्स करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो द सेक्स ऑर्गन डेवलप फुल्ली ड्यूरिंग पुबर्टी, मतलब इस एज में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं इन बॉयज़। द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली, मतलब बॉयज़ में टेस्टिस और पेनिस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, जबकि गर्ल्स में ओवरीज जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है एंड स्टार्ट रिलीजिंग एग्स एवरी मंथ। ठीक है, जो ओवरीज होती है वो एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, हर मंथ। दिस लीड टू बी ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इससे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है गर्ल्स में, जो कि एवरी मंथ होता है, बिकॉज ऑफ एवरी मंथ जो है ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो एक तरह से बॉयज़ और गर्ल्स में जो है सेक्स मैच्योरिटी आ जाती है, बिकॉज इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं फॉर सेक्स। आगे देखते हैं रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो मेंटल, ठीक है, और इमोशनल एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनमें सारी जो फीलिंग्स है एक तरह से वो भी एक तरह से एक्टिव रहती है। ऑन द दिस रीचिंग ऑफ द एडोलसेंस देयर आर द कंसिडरेबल चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इट्स अंडरलाइन बिकॉज जो है उनका वे ऑफ थिंकिंग जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले के बजाय वो एक तरह से एक अच्छा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उनमें, मतलब वो एक तरह से समझदार बन जाते हैं। देखो, एडल्ट बिकम मोर सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट, मतलब एडोलसेंट में जो है जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब अपने पे ही ध्यान देने लगते हैं और इंडिपेंडेंट फील करते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग फॉर देमसेल्फ, तो और वो अपने लिए, ठीक है, एक तरह से सोचना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आल्सो टाइम व्हेन एडोलसेंट स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। ठीक है, और यह वह पीरियड होता है जब एडोलसेंट अपने आप को इनसिक्योर फील करता है वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। ठीक है, मतलब अपने बॉडी को और माइंड को, ठीक है, एक तरह से वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट इज़ कॉमन इन एडोलसेंट टू डेवलप एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। ठीक है, और ये कॉमन होता है बॉयज़ में और गर्ल्स में कि वो अपोजिट सेक्स के जो टूवर्ड्स उनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ गर्ल्स की तरफ उसका अट्रैक्शन होगा और गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे तुम प्यार मोहब्बत कहते हो, तो ये कॉमन है, या एडोलसेंट के टाइम ये होता है। नेक्स्ट है एडोलसेंट आर ऑफन कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर एंड एक्सपीरियंस मूड स्विंग एंड ड्यू टू द साइकोलॉजिकल चेंजेस, मतलब हमारे बॉडी में भी साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सो हम कंफ्यूज रहते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, और हमारा जो मूड है वो भी स्विंग्स होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमिनन है, होता है। नेक्स्ट है एडोलसेंट शुड लर्न टू बी कॉप विद द दीज चेंजेस ऑफ दीज आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग, मतलब एडोलसेंट में
ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं ये हमारे नेचुरल एक तरह से ग्रोइंग के नेचुरल पार्ट हैं। दे शुड टेक गाइडेंस। तो उस टाइम पे हमें एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है एंड हेल्प। और इसके लिए हमारे पेरेंट्स और टीचर हमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उस टाइम पे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है या फिर हम मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं या फिर जो भी है, तो हमें अपने पेरेंट्स से, टीचर से जो है कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलग-अलग जो है एंग्री दिखा रखा है कि बच्चे गुस्से जल्दी हो जाते हैं, कोई ज़्यादा हैप्पी रहता है, कोई एक्साइटेड रहता है, ठीक है, और कोई सैड फील करता है। तो ऐसा हमारी बॉडी में हार्मोन्स के कारण होता है। सो दिस इज डोंट वरी। फैक्ट फाइल में हम देखते हैं अवतार तुलसी इज द यंगेस्ट इंडियन टू complete his PhD from the Indian Institute of Science Bangalore at the age of 22। ठीक है। तो अवतार तुलसी एक यंगेस्ट PhD करने वाले बच्चे हैं जिनका 22 की एज में उन्होंने अपना जो है PhD कंप्लीट किया था एंड कंप्लीटेड हिज BSc। और उन्होंने अपनी BSc जो है 10 ईयर्स में और MSc जो है वो 12 ईयर्स में कंप्लीट की थी फ्रॉम द पटना साइंस कॉलेज। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का मीन्स क्या है? यहाँ पर इस चीज़ का मीन्स ये है कि अगर हम अपने हार्मोन्स के साथ में अपने आप को एक्टिव रखें, ठीक है, अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके देखो 2 रिजल्ट होते हैं। एक तो होता है कि आप गलत डायरेक्शन को चूज़ करो। ठीक है। भाई सिंपल सी बात है कि आपको अट्रैक्शन हो रहा है तो लेकिन आप गलत डायरेक्शन को चूज़ करने का और सही डायरेक्शन को चूज़ करने का जो है सेल्फ कॉन्शियस आपके पास है। ठीक है। तो आप कुछ ऐसा चूज़ करो कि आप, ठीक है, मतलब एक सही डायरेक्शन में जा सकूँ। आगे है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब हमें हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो भी इस पुबर्टी के टाइम जो होते हैं वो हमें हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। ठीक है। तो देखो द एक्सटर्नल कैरेक्टर दैट डेवलप ड्यूरिंग पुबर्टी विच हेल्प टू बी डिस्टिंग्विश ए मेल एंड फीमेल। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो कि एक मेल को फीमेल से अलग करते हैं। ठीक है। मतलब मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर। तो उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पहला कि सेक्सुअल बॉयज़ में सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इस यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि बॉयज़ के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर राइट कीजिए। तो देखो एक तो फेस पे, बॉयज़ के फेस पे जो है, ठीक है, बियर्ड और, ठीक है, मॉस्टेच मतलब दाढ़ी और मूंछों का आना, ठीक है, ये कॉमन बात है। तो यहाँ से पता लगता है कि बॉयज़ में दाढ़ी मूंछ आती है और गर्ल्स में नहीं आती है। तो मतलब हम बॉयज़ और गर्ल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हेयर डेवलप अंडर द आर्म पिट्स। ठीक है। बॉयज़ के आर्म पिट्स में हेयर डेवलप होते हैं। ठीक है। और चेस्ट पे भी हेयर डेवलप होते हैं। और प्यूबिक रीजन, ठीक है, मतलब जो आपका पेनिस पार्ट है, तो यहाँ पर भी एक तरह से पेनिस पार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर एक तरह से आपके हेयर डेवलप होते हैं। ठीक है। ये बॉयज़ में है। एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ठीक है, वॉइस जो होती है वो भारी हो जाती है। एंड ब्रॉडिंग ऑफ द शोल्डर, और आपके कंधे जो हैं ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये चेंजेस जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बॉयज़ के हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गर्ल्स में। तो देखो गर्ल्स में जो है द रीजन बिलो ऑफ द एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन के बिलो जो रीजन होता है, ठीक है, बिकम वाइडर, वो वाइडर हो जाता है। एंड ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि पेट के नीचे वाला हिस्सा जो होता है, मतलब कमर वाला हिस्सा, ठीक है, तो वो वाइड हो जाता है गर्ल्स में। और ब्रेस्ट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। एंड हेयर अंडर द आर्मपिट्स, ठीक है, आर्मपिट्स के अंडर जो हेयर्स डेवलप होते हैं और प्यूबिक रीजन में हेयर डेवलप होते हैं। तो ये वाली जो है ये तो दोनों में सेम होती है। बॉयज में भी प्यूबिक और आर्मपिट्स में हेयर डेवलप होते हैं, तो वो गर्ल्स में भी होते हैं। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड द अदर चेंजेस दैट ऑक्यूर्स इन द एडोलसेंस आर कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। तो मतलब ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, ये हार्मोन्स के द्वारा होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो वो ये सारे चेंजेस करते हैं। ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, बार बार अगर तुम पूछो तो हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। सीक्रेट का मतलब है कि बनते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से ही वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है, ये ग्लैंड्स होती है, तो इनसे इनका सेक्रेशन होता है। तो चलिए हम क्यों ना हम इनको पढ़ लेते हैं ग्लैंड्स को। तो देखो
एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेशल ऑर्गन इन आवर बॉडी दैट सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होती है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट ही करती है। इनका काम ये होता है हार्मोन्स को सीक्रेशन करना एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड देन थ्रू डक्ट, मतलब ये डायरेक्टली जो हार्मोन्स है ब्लड में एक तरह से सीक्रेट करती है एंड दस दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन जो होती है डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करती है। द ब्लड कैरीज हार्मोन्स, फिर ब्लड जो होता है हार्मोन्स को कैरी करता है एंड टारगेट साइड पे ले जाता है। टारगेट साइड का मतलब है जहाँ पर चेंजेस होना है वहाँ पर ले जाता है, ठीक है। जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट पार्ट डेवलप होना है तो इसके लिए जो हार्मोन सीक्रेट होंगे तो वो एक तरह से ब्रेस्ट पार्ट उनके लिए टारगेट साइट है, तो वहाँ पे जाके वो चेंजेज कर देता है। मतलब हमारी बॉडी में जहाँ पर भी चेंजेस होता है वो टारगेट साइट होती है। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कि अलग अलग पार्ट्स में लोकेट होती है और उनके काम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम देख लेते हैं। ये जो टेबल है इसमें काफ़ी सारी हमारी बॉडी में जो एंडोग्लैंड्स होती है तो वो दिखाई गई है। देखो पहली जो ग्लैंड्स होती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड्स होती है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड्स इसलिए होती है क्योंकि ये बाकी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन पे इसका कंट्रोल होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। और सबसे छोटी ग्लैंड यही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे ब्रेन के बेस में होती है, यानी कि हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन जो सीक्रेट होता है, ठीक है, तो इससे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे जीएच कहते हैं। जी मीन्स ग्रोथ और एच मीन्स हार्मोन, जीएच, ठीक है। और एक होता है टीएसएच, टी का मतलब होता है थायराइड, एस का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग और एक एच का मतलब हार्मोन्स। तो यानी कि जीएच और टीएचएस जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। इसके काम क्या है हमारी बॉडी में, तो स्टिमुलेट थायराइड फॉर थायरोक्सिन, मतलब थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड होती है उससे थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो एक तरह से ये प्रोड्यूस करवाती है और हमारी ग्रोथ पर कंट्रोल इसका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उस पर भी कंट्रोल करती है क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है तो इसका काम, एक मेन काम तो इसका यही है कि बाकी की ग्लैंड्स पर कंट्रोल करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है उसका काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना। और थायरोक्सिन जो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, तो हमारे थ्रोट में यानी कि हमारे नेक पार्ट में होती है, ठीक है। और इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ करना, ठीक है। अगला होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो कि हमारे दो होती है हमारे बॉडी में और ये दोनों किडनी में होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और किडनी में, दोनों किडनी में एक एक होती है और इनका काम होता है एड्रिनल हार्मोन को सीक्रेट करना। और एड्रिनल हार्मोन जो होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में सॉल्ट का जो लेवल है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है एंड ठीक है, हेल्प टू द फाइट स्ट्रेस एंड द इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। स्ट्रेस वगैरह होती है, हमारे तनाव होता है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड टू, इसलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में को कंट्रोल करने में एड्रिनल हार्मोन का सबसे ज़्यादा रोल होता है। आगे है आपका पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है जिससे पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, पैंक्रियाटिक जूस बोल दो या फिर इंसुलिन बोल दो, ये सीक्रेट होता है, ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ है, तो लीवर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, पैंक्रियाज, ठीक है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो लीवर के नीचे वाला पार्ट होता है जिससे पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है और इसका काम होता है शुगर लेवल को रेगुलेट करना, ठीक है। और जिसमें इंसुलिन की कमी होती है उन्हें डायबिटीज़ होती है, मतलब जिनमें इंसुलिन हार्मोन्स कम सिक्रेशन होता है उनको डायबिटीज़ होती है। आगे है टेस्टिस। तो टेस्टिस हमारे बॉडी में, ठीक है, दो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये बॉयज़ में होते हैं टेस्टिस, ठीक है, गर्ल्स में नहीं होते हैं। और टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट करना, यानी कि हमारे बॉडी में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेल में वो टेस्टोस्टेरोन रहता है और गर्ल्स में एस्ट्रोजन रहता है, ठीक है। मतलब इसका काम होता है मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल जो भी ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करना, जैसे पेनिस को डेवलप करना, टेस्टिस को डेवलप करना, ठीक है, और दाढ़ी मूछें आना, ठीक है। ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो बॉयज़ को गर्ल्स से अलग करते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर जो है
टेस्टोस्टेरोन के कारण ही डेवलप होते हैं। आगे है ओवरीज। ओवरीज भी 2 होती है, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर होती है, जबकि टेस्टिस मेल्स में बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। और इसका लोकेशन अगर हम बात करें तो ठीक है, टेस्टिस जो होती है वो पेनिस के नीचे होता है, और ओवरीज जो होती है, ठीक है, वो पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन के अंदर होती है ओवरीज। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन किसके हैं? फीमेल के हैं, आपको ध्यान रखने हैं। मेल में एक हार्मोन होता है सेक्सुअल टेस्टोस्टेरोन, जबकि फीमेल में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो जो मेल में काम होता है, ठीक है, वही इनमें फीमेल में होता है। एक तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट का साइज है या फिर आर्मपिट्स में हेयर है, जो भी है। और मेंटेन द ग्रोथ ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की ग्रोथ को मेंटेन करना। यूट्रस क्या होता है? जिसमें बेबी ग्रो होता है, ठीक है, मतलब ठीक है, फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है वो यूट्रस होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, यूट्रस की ग्रोथ को मेंटेन करने का काम होता है ओवरीज का, यानी कि एस्ट्रोजन का, ठीक है, ओवरीज से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन का। रोल ऑफ हार्मोन्स इन एनहेंसिंग प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है, हार्मोन्स का रोल क्या है? तो देखो, द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो है ही है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स के द्वारा डेवलप होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो भी मेल में होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन है, और वो टेस्टिस से सीक्रेट होता है, और टेस्टिस पेनिस के नीचे 2 टेस्टिस होती है मेल्स में। और एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल में ओवरीज से सीक्रेट होता है, और ओवरीज भी फीमेल में 2 होती है, ठीक है। और ये सभी हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इनको कंट्रोल करती है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्लैंड्स होती है, जो कि सभी हार्मोन्स पर कंट्रोल करती है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, अभी हम इसका लोकेशन आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो फैक्ट फाइल में, आवर ब्रेन नीड एस्ट्रोजन फॉर द लर्निंग, मेमोरी एंड द प्रोजेक्शन एंड अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू द स्ट्रोक, मतलब हमारे बॉडी में भी एस्ट्रोजन का नीड होता है। तो आगे देखो, द ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी इन कंट्रोल बाय द हार्मोन्स, एक तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये हमारा ब्रेन है, मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है उसका लोकेशन बता रखा है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड एंड इट इज़ द मास्टर ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में होती है, मेल और फीमेल में, कहीं सोचे कि भाई हमारे पास नहीं है, ठीक है, दोनों में होती है। और ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि गले में होती है, मेल और फीमेल दोनों में ही, ठीक है। थायराइड ग्लैंड होती है जो कि गले में होती है। और ये थाइमस है, ठीक है, जो कि दोनों में होती है। एडेनल जो होती है वो भी दोनों में होती है, ठीक है। एडेनल जो होती है, ठीक है, वो दोनों में होती है। पैंक्रियास जो होती है वो एक तरह से लीवर के नीचे वाले पार्ट पर होती है। ये स्टोमक है, स्टोमक के नीचे पैंक्रेटिक मतलब पैंक्रियास है, पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है, वो दोनों में होता है। और ओवेरी जो होती है वो सिर्फ फीमेल में होती है, ठीक है। ओवेरी ये जो है इनको ओवेरी कहते हैं, ये दो ओवेरी होती है, ठीक है। और टेस्टिस जो कि मेल में होता है, ये दोनों टेस्टिस हैं। और चलो ठीक है, ये सारे हार्मोन्स हैं। अब आगे देखो ऑनसेट पुबर्टी। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स विच पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन विच स्टिमुलेट द टेस्टिस टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, वो कहती है, मतलब वो एक तरह से स्टिमुलेट करती है, मतलब टेस्टिस को कहती है कि आप टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करो, ठीक है। तो मेल्स में से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, ठीक है। और ऐसी टाइप से जो ओवरीज हैं उनको भी एक तरह से वो इस चीज़ के लिए बोलती है, कहती है, और ओवरीज से एस्ट्रोजन जो है सीक्रेट होता है, ठीक है। और दोनों जो सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है, वो स्पेसिफिक पार्ट पे जिसको हम बोलते हैं टारगेट साइट पे, तो टारगेट साइट पे जाते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है, और टारगेट साइट पे जाके जो है चेंजेस वो कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, ठीक है, जो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन्स इन लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो यस, तो देखो, यू हैव लर्न दैट मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। यस, इंसेक्ट्स और फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। इन इंसेक्ट्स मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स, मतलब इंसेक्ट्स में जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है वो इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में जो है थायरोक्सिन जो है इस चीज़ को कंट्रोल करता है। और थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन ऐसे आगे देखो, प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर इज एसेंशियल। टैडपोल जो होता है डू नॉट बिकम एडल्ट
इफ़ दे ग्रो इन वाटर एंड डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन। मतलब जो टैडपोल है, ठीक है, एक एडल्ट में तभी बनता है जब उसको प्रॉपर अमाउंट में एक तरह से आयोडीन मिलता है, और अगर आयोडीन नहीं मिलता है टैडपोल को तो वो एक एडल्ट जो है फ्रॉग नहीं बन सकता, क्योंकि आयोडीन का जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है, ठीक है। थायरोक्सिन जो होता है प्रोड्यूस होता है आयोडीन के लिए। आगे देखो आपके क्वेश्चन आंसर है। तो मेटामॉर्फोसिस इज फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका थायरोक्सिन। इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं? तो वो है आपका एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल आएगा इसमें। ग्लैंड्स आर अच्छा, इस पर आएगा एड्रिनल, ठीक है। ये थर्ड वाला देखो, पेंक्रियास सीक्रेट द हार्मोन्स, तो इसमें पेंक्रियाटिक आएगा, ठीक है। ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। कौन सी जो ग्लैंड्स है और जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, तो ये आपके हार्मोन्स वाली ग्लैंड्स होती है, ठीक है। द वॉइस बॉक्स कैन बी सीन प्रोड्यूसिंग इन द वॉइस इज कंट्रोल इज इन द थ्रोट रीजन एंड इट आल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका एडम्स एपल इन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन का जो फेज होता है कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। और एक कंप्लीट जो बेबी है वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो उस चीज़ को हम रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखो, एन एडोलसेंट बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली व्हेन द टेस्टिस एंड ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। मतलब कोई भी एडल्ट पर्सन है, ठीक है, और प्रोडक्शन की कैपेबल तब हो जाता है जब मतलब टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस और ओवेरी, ठीक है, टेस्टिस मेल्स में और ओवेरी फीमेल्स में, ठीक है, ये दोनों गैमेट्स प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। गैमेट्स का मतलब है कि जो टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और ओवेरी से जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम गैमेट्स कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने इनको स्टडी किया था। तो द रिप्रोडक्टिव फेज इन गर्ल्स बिगिंस टू बी एज ऑफ 10 से लेकर 12। मतलब गर्ल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 10 से लेकर 12 ईयर्स में बिगिन हो जाती है। मतलब 10 और 12 ईयर्स की जो गर्ल्स होती है तो वो एक तरह से रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है। जबकि बॉयज़ जो होते हैं वो 13 से 14 की एज में जो है रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होते हैं। द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गैमेट्स लास्ट टिल द एज ऑफ 40-50। मतलब 40 से 50 ईयर्स तक जो है एक तरह से गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है फीमेल्स में। उसके बाद जो ये स्टॉप हो जाती है। बट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स अनटिल ही इज हेल्थी। मतलब मेल्स में ये लॉन्गर टाइम के लिए एक तरह से हेल्दी रहता है। मतलब मेल्स जो है वो काफ़ी इस तक एक तरह से गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट फीमेल्स में जो है एक टाइम होता है 45 से लेकर 50 ईयर्स में जो है रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का स्टॉप हो जाता है। आगे देखते हैं फैक्ट फाइल में। द प्लेजेंटा ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन सीक्रेट हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब जो प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में बेबी को मतलब जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, तो वो जो नली होती है उसे हम प्लेजेंटा कहते हैं। तो प्लेजेंटा जो होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो कि दोनों में ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। आगे देखते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, इन फीमेल वन ऑफ द टू ओवरीज प्रोड्यूस वन एग ऑफ और ओव्यूम। मतलब फीमेल्स में जो है टू ओवरीज जो होती है उनमें से एक ओवरीज मतलब एग्स प्रोड्यूस करती है, विच इज़ रिलीज वंस इन एवरी 28 से लेकर 30 डेज। मतलब हर 1 मंथ में, ठीक है, एग्स जो है फीमेल में ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ए मैच्योर ओव्यूम, मतलब एक मैच्योर ओव्यूम मीन्स और ओव्यूम मीन्स एग को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ओवरी से जो ये ओव्यूम या फिर एग्स जो रिलीज होते हैं इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18 से लेकर 30 डेज द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक। तो इस पीरियड में जो यूट्रस की वॉल है वो थिक हो जाती है, ठीक है। और क्यों हो जाती है उसका रीज़न है फॉर रिसीविंग एग्स, मतलब एग्स को रिसीव करने के लिए, क्योंकि एग्स जो होता है ओवेरी से जो है प्रोड्यूस होता है एंड रिलीज होता है। इफ़ इट इज़ फर्टिलाइज, अगर वो एग, ठीक है, यूट्रस में आके फर्टिलाइज होता है, मतलब अगर यूट्रस में ऑलरेडी
स्पर्म जो है वो मिल जाता है उस एग को तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, और स्पर्म नहीं मिलता है तो फर्टिलाइज नहीं होता है। व्हेन द एग गेट्स फर्टिलाइज, अगर एग्स फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो इट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, तो इससे जो वो पर्टिकुलर वोमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और अगर एग्स जो है वो स्पर्म से नहीं मिल पाता, मतलब एग्स और स्पर्म का मिलन नहीं हो पाता, तो जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है। एंड इफ द एग्स इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, ये नहीं होता है तो लीनिंग ऑफ द यूट्रस बॉल, तो यूट्रस बॉल की जो लीनिंग होती है, ठीक है, अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन, तो जो यूट्रस की लीनिंग होती है, लीनिंग का मतलब है कि यूट्रस का जो आउटर वो इनर पार्ट होता है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, और उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, अगर एग्स फर्टिलाइज नहीं होता है तो, ठीक है। और इस ब्रेक ब्रेक के कारण जो ब्लड है, ठीक है, वो बाहर आता है वेजिना के थ्रू, ठीक है, और इसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, तो इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको एमसी कहते हैं, एमसी मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन अकर्स फोर फाइव डेज, मतलब मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, ये 4-5 डेज रहता है, और ये वेरी करता है वोमेन टू वोमेन, ठीक है, मतलब हर मंथ में 4 से 5 दिन तक आप जो वोमेन्स है या फिर गर्ल्स है, ठीक है, उनमें ब्लीडिंग होती है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम इस पीरियड को कहते हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी भी है एक गर्ल्स के लिए या फिर एक वोमेन के लिए, ठीक है, टू बिकम ए मदर, मतलब ठीक है, प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर मदर बनने के लिए। सो इट इज़ नॉट आगे देखो, द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट पुबर्टी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो है पुबर्टी के टाइम बिगिन होता है, और उस प्रोसेस को हम मेनार्क कहते हैं। मेनार्क जो होता है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, मतलब सबसे पहले जो एमसी यानी कि पीरियड स्टार्ट होता है गर्ल्स में, तो उस चीज़ को या फिर उस टाइम को मेनार्क कहते हैं। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम रेगुलर, मतलब स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर होता है बट वो धीरे धीरे रेगुलर हो जाता है, मतलब मंथली पीरियड के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाता है कि हर मंथ में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना होता है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स ऑफ द एज 40 to 50, 40 से लेकर 50 तक जो ये मेंस्ट्रुएशन चलता है, उसके बाद में स्टॉप हो जाता है, और इसे हम मेनाफोज कहते हैं, ठीक है, तो यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के प्रोसेस को मेनार्क कहते हैं, और मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने के प्रोसेस को एक तरह से मेनोफेज कहते हैं, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है 40 से 55 की ईयर्स में, तब जो वोमेन है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट उसके बाद में नहीं होती है, ठीक है। तो वोमेन प्रेग्नेंट तभी हो सकती है जब जो आपका मेनोफेज कंडीशन ना हो, मतलब वो क्या बोलते हैं एमसी पीरियड, ठीक है, जब तक आते हैं तब तक ही प्रेग्नेंट हो सकती है। आगे देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंक्लूड्स, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ थिकन्ड इनर वॉल, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या इंक्लूड होता है कि यूट्रस की जो अंदर की जो थिक वॉल होती है, ठीक है, वो ब्रेक होती है, मतलब वो टूट जाती है, ठीक है, और उससे ब्लीडिंग निकलती है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के एब्सेंस में, ठीक है। अगर एग जो होता है, मान लीजिए कि ओवरी से एग जो है आया और इधर से स्पर्म भी आया, दोनों अगर मिल गए तो फिर एग फर्टिलाइज हो जाता है, फिर तो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि एग तो आएगा ही हर महीने, ठीक है, यूट्रस में एग तो हर महीने आएगा ही, क्योंकि ओवरी से यूट्रस में ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होगा ही, ये तो फिक्स है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर स्पर्म नहीं पहुँच पाया, ठीक है, अगर स्पर्म नहीं पहुँच पाया तो फिर ये जो एग है, ठीक है, ये क्या करेगा, यूट्रस की जो वॉल है उसको ब्रेक कर देगा, और ब्लड सेल्स को भी ब्रेक कर देगा, जिससे ब्लीडिंग होगी तो ये बाहर निकलेगी वेजिना की तरफ, ऐसे ही तो बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और एक तो ये होता है यूट्रस की बॉल जो होती है इनर, ठीक है, वो एक तरह से थिकन्ड होती है, ब्रेक होती है, और शेडिंग द इनर बॉल, और इनर बॉल जो होता है वो शेड होता है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और अनफर्टिलाइज एग के साथ में। चलो आगे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए बेबी, मतलब एक बेबी का जो सेक्स है, मतलब वो फीमेल है या मेल है, ये कैसे डिटरमाइन होता है। तो देखो, यू हैव लर्न दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में, कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे जीन कहते हैं, मतलब हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन को कैरी करते हैं, ठीक है।
मतलब जीन क्या होता है, जो पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम जीन कहते हैं। तो पेरेंट के कैरेक्टर जो होते हैं बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इट मीन्स वो जीन है। एवरी हेल्दी ह्यूमन, ठीक है, हर हेल्दी ह्यूमन के पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, इन देयर न्यूक्लिय ऑफ द देयर सेल्स, मतलब उनकी सेल्स में। और उनमें से जो 23rd पेयर जो होता है, ठीक है, ठीक है, वो मेल्स और फीमेल में डिफ़र होता है, मतलब दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। मेल्स में तो वो एक्स वाई होता है, ठीक है, और फीमेल्स में वो होता है एक्स एक्स, ठीक है, ओके। और तो ये एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्स। तो ये मेल और फीमेल को डिटरमाइन करते हैं। आगे देखो, द गैमेट्स जो स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्म में एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, है ना, और वो 23 पेयर होता है, ठीक है, बाकी के 22 पेयर्स तो अदर कैरेक्टर के होते हैं। जबकि जो ये सिंगल पेयर होता है 23rd पेयर, ये सेक्स क्रोमोसोम्स का है, ठीक है। हैंस एन एग ऑलवेज कैरीज एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और एग जो होता है, मतलब एग किसमें होता है, फीमेल में, ठीक है। तो फीमेल में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है और मेल में हमेशा वाई एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। बट स्पर्म में कैरी एक्स वाई, मतलब जो एग होता है वो हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स को कैरी करता है, जबकि स्पर्म एक्स वाई को कैरी करते हैं, ठीक है। इफ स्पर्म, अब ध्यान देना, स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, फर्टिलाइज विथ एग, द जायगोट विल बी एक्स क्रोमोसोम्स डेवलप इनटू फीमेल। इसका मतलब ये है कि अगर इधर से भी एक्स आता है और इधर से भी एक्स आता है, ठीक है, ये दोनों एक्स मिलके एक फीमेल को डेवलप करते हैं। मतलब भाई फीमेल का तो एक्स ही आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मेल का भी एक्स आ जाता है तो एक्स एक्स मिलके गर्ल को, ठीक है, मतलब गर्ल्स पैदा होती है। और अगर मान लीजिए कि फ़ीमेल का तो एक्स ही आना है क्योंकि फ़ीमेल के पास तो एक्स एक्स ही होता है, लेकिन मेल का वाई आ गया, ठीक है, तो ये एक्स और ये वाई मिलके एक्स वाई मिलके बॉयज बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये फर्टिलाइज एक्स है जिसमें एक्स और वाई दोनों हैं, ठीक है। इसको मैं इधर समझाता हूँ आपको। ये मेल का एक्स है और ये फीमेल का एक्स है। अगर ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो एक्स एक्स बनता है, एक्स एक्स का मतलब होता है गर्ल्स, ठीक है। और ये फीमेल का एक्स है और ये मेल का वाई है, ठीक है। अगर ये एक्स वाई फर्टिलाइज होता है तो बनता है बॉय, ठीक है। सिंपल सा इसका मेथड है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है बेबी का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है कि भाई जो बेबी है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है। आगे देखो, इट इज़ दस क्लियर दैट, तो ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो सेक्स होता है बेबी का वो डिपेंड्स होता है क्रोमोसोम्स ऑफ फादर, मतलब फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि वाई जो होता है वो सिर्फ फादर के पास होता है और वाई से ही किसी क्या बनता है, बॉय बनता है, मतलब एक्स और वाई से बॉय बनता है, सो ठीक है। बाकी एक्स एक्स से तो गर्ल्स बनता है और एक्स एक्स तो फीमेल के पास होता ही है। आगे देखो, होल्डिंग ऑफ मदर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी इज रॉन्ग एंड अनजस्टिफाई, ठीक है। मतलब मदर को, मतलब सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराना एक तरह से रॉन्ग होता है एंड जस्टिफाई होता है, बिकॉज ऑफ सेक्स ऑफ बेबी डिपेंड ऑन फादर, ठीक है। भाई गर्ल्स, मतलब वोमेंस ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम देती है, बट मेल्स एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स देता है। अगर एक्स ये देगा तो गर्ल्स, वाई देगा तो बॉय, सो ठीक है। बेबी का जो सेक्स है वो फादर्स के ही क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ़ ही और सी फिजिकली और मेंटली फिट। कोई इंसान हेल्दी कब होगा, जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होगा तो वो हेल्दी होगा। अगर फिजिकली नहीं है तो भी वो अनहेल्दी है, मेंटली नहीं है तो भी वो अनहेल्दी है। एज द बॉडी ग्रोज ड्यूरिंग द एडोलसेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। मतलब पुबर्टी के टाइम या एडोलसेंस के टाइम हमें हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, फर्स्ट है न्यूट्रिशन नीड्स टू बी एडोलसेंट्स। मतलब जो एडोलसेंट्स होते हैं, एडोलसेंट्स कौन होते हैं, जो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको एडोलसेंट्स बोलते हैं। तो एडोलसेंट्स के लिए न्यूट्रिशंस की नीड होती है, ठीक है। तो दे नीड ईट ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। मतलब इन बच्चों को हेल्दी और बैलेंस डाइट की नीड होती है, बिकॉज ऑफ एडोलसेंस इज स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। मतलब एडोलसेंस का टाइम जो होता है वो रैपिड ग्रोथ का टाइम होता है। बच्चे की हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसमें ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होता है। सो द डाइट शुड बी इंक्लूड, इसलिए डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और वो भी करेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है।
इट इज़ एसेंशियल टू ईट चपातीज, राइस, पल्सेज, वेजिटेबल, मतलब हर चीज़ को ठीक है ईट करना जरूरी है। मिल्क शुड बी आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेली, मतलब डेली उनकी डाइट में मिल्क को भी मतलब शामिल किया जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है, ये भी रिसोर्सेज होते हैं विटामिन और मिनरल्स के, सो इन्हें भी शामिल करना चाहिए। एंड आयरन जो कि रिसोर्स है, ठीक है, और मतलब आयरन का जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैगरी में भी आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हमें इनको भी अपने फूड में शामिल करना चाहिए जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, ब्लड और ज़्यादा बने, ठीक है, क्योंकि आयरन जो होता है वो ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। रिमेंबर जंक फूड लाइक चिप्स है, पैक्ड एंड टिन्ड स्नैक्स है, ठीक है, तो जंक फूड हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ जंक फूड तो टेस्टी जरूर होते हैं बट ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, सो दे आर नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर मील, मतलब रेगुलर मील से इनको रिप्लेस नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए, ठीक है, हमें ईट भी नहीं करना चाहिए। Next activity 2, collect information from the internet from a doctors and write this or not in your notebook. Importance of consuming iodized salt, मतलब iodized salt को ठीक है कंज्यूम करना क्यों ज़रूरी है इसके लिए, तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, कि एडोलसेंट के टाइम में पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इंसान को बिल्कुल हाइजीन तरीके से रहना चाहिए, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर टीनेजर्स इट बिकम मोर एसेंशियल टू टेक केयर ऑफ बॉडी, मतलब टीनेजर्स के लिए अपनी बॉडी की टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ एडोलसेंट्स बिकम स्मेली, मतलब इस टाइम पे जो होता है हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, सो उनकी जो बॉडी होती है वो स्मेली हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि इस टाइम में जो है स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं हार्मोन मतलब स्वेटिंग हार्मोन सिक्रेट करती है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी बाथ लिस्ट डेली 1 टाइम, मतलब एक बार तो दिन में नहाना बिल्कुल भी ज़रूरी है, ठीक है, अगर 2 टाइम्स अगर आप नहा सकते हो तो वो वेरी गुड है। ऑल बॉडी पार्ट्स शुड बी वॉश्ड, मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स वॉश होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए अच्छे से वेल तरीके से, ठीक है, देर आर चांसेस टू ऑफ द बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है, तो इनमें जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, सो क्लीनेस इज नॉट मैंशन, मतलब क्लीनेस जरूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स नीड टू बी टेक स्पेशल, मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की नीड होती है, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उस टाइम पे हाइजीनिंग बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज भी होना चाहिए, बिकॉज हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को और ज़्यादा फिट कर सकते हैं। टीनेजर मस्ट वॉक एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब बच्चों को ठीक है वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर है करना और करना चाहिए। दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स, और उनको ठीक है आउटडोर्स गेम प्ले करना चाहिए, स्पेंडिंग ऑल टाइम देयर ऑन द कंप्यूटर और आउटडोर इंडोर एक्टिविटी, मतलब इंडोर एक्टिविटी की बजाय आउटडोर को ही ज़्यादा यूज करना चाहिए, आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स, मतलब ड्रग्स से जो है एडोलसेंट्स को या फिर आज पुबर्टी टाइम के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको बिल्कुल ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, ठीक है। इट इज़ टू बी नॉर्मल फॉर एडोलसेंट टू फील कन्फ्यूज्ड, हमने जैसे कि अभी पढ़ा है कि एडोलसेंट जो बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं, इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, बट इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो ग्रोइंग का पार्ट है, ठीक है, फिर ग्रोथ बढ़ रही है, सब कुछ चेंजेस आ रहा है बॉडी में, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। और इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट, अगर आपको कोई सजेस्ट करे कि भाई आप जो है हाँ ड्रग्स वगैरह ले लो इससे आपको रिलीफ मिलेगा, तो जस्ट से नो, ठीक है, तो उसको मना करना चाहिए, नो बोलना चाहिए, बिकॉज ड्रग्स आर केमिकल्स, ठीक है, ड्रग्स केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली एक तरह से डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और हमारा जो व्यवहार हमारा जो व्यवहार होता है या फिर हमारा जो बिहेवियर होता है, ठीक है, और वो भी एक तरह से बेकार होता है और इमोशनली हम बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं। सो ड्रग्स आर एडिक्टिव, और ड्रग्स जो होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं, मतलब एडिक्टिव का मतलब है कि ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें आदत लग जाती है, ठीक है, और ये हम आगे जाके हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। सो ड्रग्स रूइंस बोथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब ड्रग्स जो होता है वो हमारी हेल्थ को भी रूइन करता है, मतलब बिल्कुल ख़राब करता है और हमारी हैप्पीनेस को भी छीनता है। सो द यूज ऑफ ड्रग्स फॉर पर्पज मेडिसिन, मतलब मेडिसिनल के पर्पज़ हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज हम ड्रग्स जैसे अल्कोहल है, ठीक है, निकोटीन है, कोकीन है, ठीक है, और मैरिजुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडोलसेंट प्रेगनेंसी के बारे में। तो देखो द लीगल एज ऑफ मैरिज, मैरिज का जो लीगल एज है, ठीक है, गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज़ के लिए 20 ईयर्स है। सो गर्ल्स बिलो 18, मतलब जो 18 साल से कम की जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए मदरहुड के लिए, ठीक है। आजकल हम देखते हैं कि जो बच्ची है, ठीक है,
मतलब गर्ल्स और बॉयज़ है, ठीक है, उनमें लव अफेयर्स ज़्यादा होते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि एक मदरहुड के लिए सेक्सुअली वो, ठीक है, मतलब एक तरह से उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अर्ली मदरहुड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड इन बोथ मदर एंड बेबीज, मतलब ठीक है, अगर गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके लिए बेकार है, क्योंकि ये दोनों के लिए। नेक्स्ट देखो एड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एड्स क्या होता है? तो एड्स भी एक तरह की डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है। तो एड्स का फुल नेम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज़ डिजीज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ठीक है, ये जो डिजीज होती है एक वायरल डिजीज है, और जिस वायरस से ये कॉज होती है उसका नाम है HIV। एच का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, आई का होता है इम्यूनो, पी का मतलब वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो दिस वायरस डिस्टोर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्टोर्ड करते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये उसी को डिस्टोर्ड करता है। इट कैन पास फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन, मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में एक तरह से ट्रांसफर हो सकता है, होता है, ठीक है, बाय द शेयरिंग सिरिंज, ठीक है, यूज्ड बाय द इंजेक्टेड ड्रग्स, मतलब कोई जो इंसान है इंजेक्टेड ड्रग्स को दूसरे में उस सिरिंज को यूज करता है, तो सिरिंज के शेयरिंग से भी ये ट्रांसमिट हो जाती है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है। इट कैन आल्सो बी पास ऑन टू इन्फेंट, ठीक है, ये जो है एक बच्चे में, ठीक है, मदर के मिल्क से भी एक तरह से पास हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि मदर को ऑलरेडी एड्स हो रखा है, इन्फेक्टेड है मदर, और अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उस बच्चे को भी एड्स होने के चांसेस होते हैं। सो रिमेंबर एड्स डज नॉट स्प्रेडिंग शेयरिंग फूड और शेकिंग हैंड्स, मतलब फूड को शेयर करने से या फिर हाथ मिलाने से जो है एड्स, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है, ये सब मिथ्स है, ठीक है। एड्स जो ट्रांसफ़र होती है या तो सिरिंज से होती है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है या फिर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होती है, ठीक है, या फिर बच्चे में अपनी मदर के ब्रेस्ट फीडिंग से होती है। अब कुछ मिथ्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मिथ्स टैबूस, ठीक है, डज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो देयर आर मैनी रॉन्ग नोटेशन, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनका कोई भी साइंटिफिक प्रूव है नहीं है, मतलब नॉन साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो, ठीक है। सम पीपल इन ऑल्डर टाइम्स, मतलब पहले के टाइम पे लोग कहते थे यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और मतलब इसमें भी आपने देखा है, ठीक है, और आप सब चीज़ों के बारे में जानते हो, ठीक है। फिर भी कुछ मिथ्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, लेकिन आपको मानना नहीं है, ठीक है, वो सब बेकार सी बातें हैं। तो देखो क्या है कि मेंस्ट्रुएशन इज ए क्रूज, मतलब मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बेकार मतलब बात है, ठीक है। हमने देखा है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, मेंस्ट्रुएशन को लेके काफ़ी मिथ्स हुआ करते थे कि मेंस्ट्रुएशन वाली जो लड़कियां हैं उनको कुछ अलग नज़र से ही देखा जाता था, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ए गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट बाय द लुकिंग एट बॉयज़, मतलब ये पहले कहा जाता था कि भाई गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती है अगर वो मेंस्ट्रुएशन टाइम पे किसी बॉय को देखती है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। ए मदर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है, मदर कभी भी चाइल्ड के सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि जो सेक्स जो होता है बेबी का, ठीक है, वो सिर्फ फादर से डिटरमाइन होता है, बिकॉज फादर हैव वाई क्रोमोसोम्स बट मदर हैव XX chromosomes only, so he always gave her X chromosomes but father also gave her X and Y chromosomes, so uh, इट इज़ डिपेंड ऑन फादर। नेक्स्ट है गर्ल्स शुड नॉट वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ये भी बिल्कुल बहुत बेकार बात है कि गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम किचन में वर्क नहीं कर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज नेचुरल पर्सन, इसमें पर्सनल हाइजीन रखना पड़ता है। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन रखते हो तो आप बिल्कुल किचन में वर्क कर सकते हो, सब जगह वर्क कर सकते हो, इट इज़ नॉट। चलो नेक्स्ट है गर्ल्स शुड नॉट टेक बाथ और वॉश हेयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि भाई नहाना नहीं चाहिए, कि मतलब बाल नहीं धोना चाहिए, कि क्या नहीं धोना चाहिए मेंस्ट्रुएशन टाइम, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये सब में होता है, बट काम सारे करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कार्ड दिस मिथ्स, मतलब इन मिथ्स को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करना चाहिए, हटाना चाहिए, क्योंकि फालतू की बातें हैं। आगे देखते हैं टाइम टू आंसर्स, तो देखते हैं ये क्या क्या है, मतलब हमें करेक्ट चूज करना है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, तो इसका आंसर फादर। नेक्स्ट है एड्स इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ये बैक्टीरिया, तो वायरस है, अभी बताया था मैंने, वायरल डिजीज है, ठीक है। द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड टू मेनोफेज, एंड को मेनोफेज कहते हैं और स्टार्ट को मेनाप कहते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय, हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड से पैंक्रियास ग्लैंड सीक्रेट एडेनिन, तो एडेनिल आएगा इसमें। नेक्स्ट है THS सीक्रेटेड बाय थायराइड या पिट्यूटरी, तो THS, ठीक है।
थायराइड से होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय द ओवरीज। एस्ट्रोजन ओवरीज से सीक्रेट होता है क्योंकि टेस्टिस से तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है जो कि मेल्स में होती है, बट ओवरीज फीमेल्स में होती है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। तो बच्चों आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। अगर आपको और भी किसी चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने अगर इस चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो नीचे इसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।